हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द करियर हैक। आज है हमारे साथ अरनेन सिंह एंड ही इज वर्किंग एज एन एएसओ इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने 2 बार एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। एंड एक बार इन्होंने 407 रैंक एक्वायर करी थी। एंड उससे पहले इन्होंने 1200 एक्वायर करी थी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने इतनी रेपुटेड मतलब इन्होंने रेपुटेड पोजीशन ज्वाइन करी और थ्रू एसएससी सीजीएल कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि यहाँ तक इस पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं। तो अरविंद सिंह, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। हाँ। अभी तो वही एस 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 सीरियल 2018 से मेरा सिलेक्शन हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एज एन एएसओ। हम्म। तो उसके बाद से मेरा सेक्शन सेम ही है, स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस एंड रिफॉर्म्स एसडीआर सेक्शन। हम्म। तो उसमें वही जो इलेक्शन लॉज वगैरह जो बनते हैं और जो लॉज में अमेंडमेंट वगैरह होते हैं वो हमारा सेक्शन डील करता है। हम्म। तो बस उसी के रिगार्डिंग हम लोग के सेक्शन में काम होता है। हम्म। और बस यही है, परमानेंट पोस्टिंग इसकी दिल्ली ही रहती है। हम्म। दिल्ली में इसके दो ऑफिसेज हैं, पहला तो एक ही था यहाँ पे पटेल चौक पे। लेकिन एक दूसरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी था। अभी ऑफिस से कुछ कुछ सेक्शंस वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। हो सकता है आगे टाइम में कुछ और सेक्शन भी शिफ्ट कर दें। हम्म। तो पर यही कि दोनों ऑफिस दिल्ली में ही हैं। यही सोच के मैंने यहाँ पे चूज किया था ये पोस्ट। हम्म। और बाकी सब तो सेम ही है, जो बाकी सीएसएस वगैरह या बाकी जो एएसओ पोस्ट वगैरह हैं हम्म। वैसा ही वर्क कल्चर वगैरह सब कुछ सेम ही है। हम्म। तो अभी तो ठीक चल रहा है फिलहाल। हम्म। एक क्वेश्चन मुझे मतलब एसएससी सीजीएल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि एग्जाम में क्या क्या मतलब आप पोस्ट में काम कर सकते हो और बेसिकली एग्जाम किस किन किन चीज़ों के अराउंड है और क्या क्या इसमें आता है। जो भी चीज़ें आती हैं आप बता सकते हैं और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसको मतलब बैठने किस एग्जाम में। तो सबसे पहले तो सीजीएल का फुल फॉर्म कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन ही है। हम्म। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए सीजीएल में बैठने के लिए। हम्म। दूसरी बात, जो टॉप पोस्ट हैं, मतलब पोस्ट तो बहुत सारी हैं लेकिन जो सबसे ऊपर है वो तो अभी इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चल रही है, क्योंकि उसमें फॉरेन पोस्टिंग भी हो जाती है तो काफ़ी सैलरी उसमें ज़्यादा रहती है। हम्म। तो ये है। बाकी उसके अलावा रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी हम्म। इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है, तो हम्म। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और हम्म। सीएसएस है, इलेक्शन कमीशन है, इस तरीके से मतलब हम्म। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवेज है। हम्म। तो ये सब भी, और कैग है। तो हम्म। ये सब डिपार्टमेंट्स में मतलब ग्रुप बी ऑफिसर भी लगते हैं, ग्रुप सी की भी पोस्ट हैं। हम्म। क्लरिकल लेवल जिसे बोल सकते हैं, तो वो भी पोस्टें कुछ कुछ हैं जो इससे मिलती हैं, और बाकी ग्रुप बी वाली तो मिलती ही हैं सीजीएल के थ्रू। हम्म। तो यही सारी पोस्टें इससे मिल जाती हैं। ओके। एंड आपको किस चीज ने मोटिवेट किया था एग्जाम के लिए, आपने क्यों एसएससी सीजीएल को चूज किया। वेल, दो तीन रीज़न थे। पहला तो रीज़न ये था कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उसमें फाइनल ईयर में मैंने तीन चार अलग अलग मतलब वैरायटी के एग्ज़ाम दिए थे। तो मैं उसमें देख रहा था कि मतलब कौन सा एग्ज़ाम मेरे लिए सुटेबल है, और किसमें पोस्ट भी सही हो और बाकी लोकेशन वगैरह भी ठीक हो, सैलरी भी सही हो, और हम्म। जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी थोड़ा मेरे इंटरेस्ट से मैच खाता हो। तो ये सब करते हुए फिर मतलब मैंने तीन चार एग्जाम दिए, तो उससे मुझे लगा कि एस एस सीजीएल का जो पैटर्न था एग्जाम का वो काफ़ी मेरे इंटरेस्ट से भी मैच करता था। दूसरी बात, जो इसकी पोस्ट थी और जो डिपार्टमेंट था वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। तो इस चक्कर में फिर मैंने एस एस सीजीएल को ऑप्ट हम्म। किया, मतलब इसी में आगे हम्म। तैयारी करने के लिए और इसी में सिलेक्शन लेने के लिए फिर मैंने परस्यू किया इसे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सीजीएल के साथ साथ बैंक की तैयारी कर लेते हैं, किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। तो डू यू थिंक ये स्ट्रेटजी सही है या ये दो नाव पे पैर रखने वाली चीज हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से तो दो नाव वाली ही मतलब सिचुएशन है, क्योंकि दोनों में एग्जाम के लेवल में बहुत डिफरेंस है और पैटर्न में भी काफ़ी डिफरेंस है। हम्म। मतलब सब्जेक्ट्स तो नो डाउट सेम ही है, और ये तो खैर जहाँ पे भी एप्टीट्यूड आता है वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। मैथ्स, हम्म। रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस वगैरह हम्म। यही सब आता है। हम्म। तो सब्जेक्ट सेम है, लेकिन दोनों में एग्जाम का पैटर्न मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और दोनों में हम्म। एग्जाम के लेवल का भी बहुत डिफरेंस है। हम्म। लाइक बैंकिंग के मेंस वगैरह के तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इवन उसके प्रीलिम्स के भी लेवल काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। एसएससी में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि रिपीटर्स भी काफ़ी रहते हैं इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम्म। दूसरी बात, थोड़ा नॉर्मल लेवल है तो मतलब जल्दी इसका सिलेबस मतलब कंपेयर टू बैंकिंग थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाता है इसका। अच्छा, हम्म। इसमें एडवांस मैथ्स आती है जो कि बैंकिंग से ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। बट हम्म। ये
जो पहले पैटर्न था जिस समय मैंने निकाला था, उस समय थोड़ा ज़्यादा मतलब इसका वेटेज रहता था, बिकॉज उस समय मैथ्स मतलब टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आती थी। तो मैथ्स के जो 100 क्वेश्चन आते थे उसमें रफली 40 से 50 क्वेश्चन जो रहते थे वो एडवांस मैथ्स के रहते थे। बट हम्म। अब इन्होंने पैटर्न मतलब टीयर 2 में भी सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आते हैं और 1 में भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं। हम्म। तो जहाँ पे 12-15 चैप्टर्स हैं और 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोटा मोटा लगभग 2 क्वेश्चन पर मतलब चैप्टर हो गया। तो इसलिए हम्म। फिर अब उतना ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं कि एडवांस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, अरिथमेटिक पे कम। तो हम्म। इसलिए मेरे ख्याल से तो मतलब जिस जो एसएससी कर रहा है वो एसएससी की तैयारी करे, और जो बैंकिंग कर रहा है वो उसी करे। हम्म। मतलब उसमें दोनों में रखने से ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और एसएससी का पेपर दे रहे हो तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या एसएससी का कर रहे हो बैंकिंग का पेपर दे रहे हो तो हम्म। उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। नो हम्म। डाउट हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, और कुछ ऐसे दो चार या अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही मतलब जिनका माइंड काफ़ी शार्प होगा, जो दोनों एग्जाम हम्म। क्रैक कर लिए होंगे एक साथ। हम्म। बट बाकी जो मतलब मैं मेजोरिटी दोनों का की बात पैटर्न करूँ तो और मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी ये बहुत स्ट्रेटजी डिफरेंट है। सही नहीं है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो मेरे ख्याल से दोनों को साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। हम्म। दूसरा ये है कि आप जब पढ़ रहे थे तो आपने कोचिंग ऑप्ट किया था या सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने तो सेल्फ स्टडी ही किया था। मतलब मैं यूट्यूब पे काफ़ी रिलाई करता था। हम्म। तो यूट्यूब में ठीक ठाक कंटेंट था तो मैं उसी से तैयारी कर रहा था। बाकी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत स्कूलिंग से भी थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक थी, थोड़ा लेवल ठीक था, तो उससे भी हम्म। काफ़ी मतलब मुझे थोड़ा ब्रश अप करने से ही मतलब ठीक ठाक प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। ओके। अच्छा ठीक है, और जब आप, मैं हाँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन कैसा था? प्रिपरेशन एक्चुअली मैं उस समय ऑलरेडी जॉब ही कर रहा था। लाइक मैं कॉलेज से ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था टीसीएस में, तो मैं उस समय टीसीएस में वर्किंग ही था जब मैंने प्रिपरेशन करी। हम्म। तो बहुत ज़्यादा उस तरीके से तो मतलब जैसा नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मतलब वैसा तो नहीं हो पा रहा था। तो वही था, सुबह जाने के टाइम और आने के टाइम ट्रैवलिंग का टाइम भी थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना पड़ता था। उसमें मैं उस समय इंग्लिश में टीयर 2 में 200 मतलब इंग्लिश भी एक मेन सब्जेक्ट था, तो उसमें इडियम्स और वन वर्ड वगैरह आते थे। तो वो मैं सोचा था जो भी मतलब रटने वाली चीज़ें हैं उनको मैं ट्रैवलिंग का टाइम यूटिलाइज करके कर सकूँ, तो उसमें मैं वो कर लेता था। बाकी हम्म। ऑफिस में लंच टाइम वगैरह में भी थोड़ा यूटिलाइज करके इंग्लिश और मतलब इंग्लिश पे ही बेसिकली इंग्लिश और अगर कुछ ऐसे सेट लगा लिए कोई, मतलब जैसे अड्डा में डेली क्विजेज आती थी छोटी छोटी, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, इस तरीके से। तो वो मैं लगा लेता था थोड़े बहुत लंच टाइम में। उसके अलावा बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग है वो तो मैं घर आके मतलब रीजनिंग में तो एसएससी की रीजनिंग तो काफ़ी नॉर्मल है, तो उसमें हम्म। तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मैथ्स वगैरह फिर मैं घर आने के बाद फिर शाम को ही मतलब 2-3 घंटे जितना भी दे सकूं उस हिसाब से फिर मैं मैथ्स शाम को करता था। हम्म। बाकी जीके जब मैंने प्रिपरेशन करी थी उस समय तो 50 नंबर की ही आती थी 700 में। तो हम्म। उस पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस पर मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट भी है। ये हम्म। भी एक रीज़न था एसएससी सीजीएल चूज करने का, बिकॉज उस समय पैटर्न ऐसा था कि जिनकी जीके वीक हो वो भी मतलब सीजीएल आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज 50 नंबर का ही है तो वो कवर अप हो जाता है मतलब बाकी सब्जेक्ट अच्छे से करने से। हम्म। वो मतलब उसको इग्नोर कर सकते थे। तो वो भी हम्म। एक रीज़न था। बाकी मतलब इस चक्कर में फिर मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो मेनली मैथ्स और इंग्लिश में मतलब मेरा टारगेट वही था कि मैं हम्म। मेंस के सब्जेक्ट अपने अच्छे से कर लूँ, हम्म। ताकि मतलब वैसे उस समय टीयर 1 के भी मार्क्स जुड़ते थे। पर मुझे हम्म। था कि टीयर 1 में अगर 150 तक भी आ जाते हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट करने से लगभग 135-140 तक तो उसमें आ जाते हैं, और 10-12 नंबर तो जीके में इतने मतलब थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स अगर थोड़ा बहुत इंसान पढ़ ले 1-2 महीने का, 2-3 महीने का, तो हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चन 10-12 नंबर तक का हो जाता है। हम्म। तो ये सब सोच के मेरा यही था कि 150 तक अगर आ जाते हैं तो मेरे सही हो जाएंगे। हम्म। तो यही स्ट्रेटजी के साथ मैं आगे बढ़ा, और मेनली मेरा फोकस मैथ्स और इंग्लिश पे था। तो मैं इंग्लिश कोशिश करता था कि अपने ट्रैवलिंग टाइम और लंच टाइम और ऑफिस में हम्म। थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकूं, और घर आने के बाद फिर मैथ्स पे फोकस करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मतलब उस ड्यूरेशन में क्या रहा? चैलेंज तो मतलब पढ़ाई को लेकर के तो उतना ज़्यादा मतलब कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी। मेनली जो था एक तो ये था कि जॉब के साथ थोड़ा कम टाइम मिल पाता था, तो ये एक चीज़ मतलब माइंड में कहीं हम्म। कभी ना कभी आ जाती थी कि मतलब थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, पता नहीं मतलब सिलेक्शन हो या नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि 2016 में ऑलरेडी कोर्ट केस हो चुका था, फिर हम्म। 17 वाला जो था उसमें भी कोर्ट केस हो गया था। तो मतलब लगातार एसएससी में कोर्ट केस की वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो रही थी।
हम्म। तो बस वही चीज़ थी जो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे मतलब परेशान करती थी। हम्म। बाकी उसके अलावा प्रिपरेशन तो मतलब ठीक ठाक ही चल रही थी, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। अच्छा, एक चीज और है, जैसे बचपन से मम्मी पापा बोलते हैं कि मैथ्स अपनी तेज रखो, तो डू यू बिलीव इन दैट थिंग? क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, उस उतने उस लेवल पे आना थोड़ा टफ होता है। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हम उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं कि मैथ्स वीक भी हो गई तो हमें लगता है क्या ही ये हो गया, हम तो पास होने आए हैं। तो आपको लगता है उस चीज का फर्क पड़ता है बाद में? अब मतलब देखिए, जो भी चीज़ इंसान अगर पहले से कर रहा है तो उसे थोड़ा सा एज तो उस चीज़ में मिल ही जाता है। मतलब अगर हम्म। किसी की स्कूल से ही कोई चीज़ अच्छी है और हम्म। कोई वापस यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद उस चीज़ को या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, तो हम्म। नो डाउट जो पहले से कर रहा है वो उस चीज़ में नेचुरल है, तो वो काफ़ी कम टाइम में मतलब कम एफर्ट देके या फिर कम टाइम उस पे लगा के ही उस हम्म। लेवल पे पहुंच सकता है। तो मतलब ये चीज़ बेनिफिट कर जाती है। बाकी ये है कि अगर बाय चांस अगर किसी का मतलब पहले से उतना अच्छा अगर लेवल नहीं भी है, तो हम्म। भी मतलब प्रिपरेशन करने से ठीक ठाक लेवल अटेन हो सकता है, एग्जाम बट निकालने हार्ड तक का वर्क लेवल फिर अटेन हो ज्यादा सकता करना है, नो डाउट। पड़ेगा। बट ये भी एक चीज़ है कि जिसका, हाँ बिल्कुल, हाँ हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम्म। ये है कि जिसका पहले से बढ़िया है मतलब नो डाउट उसके पास एज तो है ही वो, मतलब उसके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी एग्जाम निकालना है। हम्म। तो अभी आप जैसे एएसओ हो ईसी में, तो आप ईसीआई में, तो आपको मतलब क्या क्या वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? आपकी डे टू डे लाइफ आपकी कैसी रहती है वहाँ पे? अभी तो इस साल से इन्होंने मतलब ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम शुरू कर दिया है। तो हम्म। मतलब बेसिकली चीज़ें तो वही हैं कि जो भी जिस सेक्शन में पोस्टेड रहता है वो सेक्शन जिस तरीके के वर्क से डील करता है उसका काम उसी से रिलेटेड रहता है। जैसे मेरा मैंने बताया कि स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस एंड रिफॉर्म्स है, हम्म। तो इसमें बेसिकली जितने भी इलेक्शन लॉज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है या फिर किसी को कुछ उसमें क्वेरी है कि मतलब ये चीज़ लॉ के हिसाब से है या नहीं, तो वैसे चीज़ें हमारे पास आती हैं। बाकी उसके अलावा आरटीआई वगैरह भी हमारा सेक्शन डील करता है। फिर हम्म। कुछ कुछ मतलब जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ओवरऑल आरटीआई का सेक्शन एक अलग है। तो हम्म। आरटीआई वाले अलग अलग सेक्शन में भेजते हैं, जो जो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो जिस भी सेक्शन से कंसर्न है वहाँ भेजते हैं। हम्म। सजेशंस जितने भी आते हैं कमीशन में मोस्टली हमारे पास ही आते हैं हम्म। कि कुछ भी सुझाव कि एज कम कर दो या एज बढ़ा दो या कंटेस्टिंग इलेक्शन की एज कम कर दो या फिर हम्म। इसको मतलब अलग अलग तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए सजेशन, या बहुत सारे मतलब हजारों तरीके के सजेशंस होते हैं, वो हमारा सेक्शन डील करता है। तो हम्म। मेनली बाकी पार्लियामेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं जो पार्लियामेंट सेशन में लोग पूछते हैं, मतलब जितने भी अपने एमपीज हैं वो जो प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, तो उनके भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग के पास आते हैं। तो इस तरीके के मतलब ऐसा काम है मतलब हम लोग का बेसिकली। मतलब कुछ भी हम हम्म। लोग के पास कुछ भी लेटर या ईमेल कुछ आता है तो वो हम लोग को देखना होता है, फिर उसके हिसाब से हमें उसे पुटअप करके आगे बढ़ाना होता है, हम्म। और धीमे धीमे ऊपर चेन में जाता है, वो सब चीज़ें अप्रूव होकर वापस हमारे पास आ जाती हैं। तो हम्म। मतलब ये एक बेसिक वर्क होता है हम लोग का। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं, और एक तो जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम के जी कुछ लोग होते हैं, तो क्या इसका भी एज मिलता है जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप इंग्लिश मीडियम में हो, तो उसका भी क्या एक एज मिलता है यूपी बोर्ड के बच्चों को, जो हिंदी मीडियम से उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, ये बात तो है ही। मतलब अभी कितना उस पे कि अभी तो जैसे इन्होंने टीयर 2 में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं कि अभी इन्होंने इंग्लिश के आई थिंक 45 क्वेश्चन ही आते हैं और मैथ्स रीजनिंग के 30 आते हैं। हम्म। जीके के भी शायद 25 आते हैं मेरे ख्याल से। तो हम्म। अभी मोर और लेस चारों सब्जेक्ट का इन्होंने वेटेज बराबर कर दिया है। लेकिन मेरे टाइम पे जब 200 क्वेश्चन मतलब इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट था, जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स था उतना ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश था, तो उस समय तो मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत एज मिल जाता है। मतलब आप रूल्स पढ़ के एक ठीक ठाक लेवल तो अटेन कर सकते हो, लेकिन एक इंट्यूशन वाली चीज़ होती है जो हम्म। अभी ज़्यादातर हम लोग जैसे रूल्स पढ़ के जो नॉर्मल क्वेश्चन दिख जाते हैं वो तो कर ही लेते हम्म। हैं, पर हम्म। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग अपने इंट्यूशन से करते हैं। हम्म। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उसका थोड़ा सा इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा राइट। मतलब जो उसे फीलिंग गट फीलिंग आ रही होती है कि क्वेश्चन सही होगा, तो उसके क्वेश्चन इवेंचुअली सही होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर हम्म। टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पे भी डेफिनेटली जैसे मैथ्स में एज मिलता है, जिस जो स्कूल टाइम से अच्छा है, उसी तरीके से कोई अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो उससे भी एज मिलता है। अच्छा, जैसे आपने 2 बार सेम पेपर क्रैक किया, तो आपने कुछ तो डिफरेंट किया होगा बाकी लोगों से, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपके पास एज क्या था बाकी लोगों, जो आपके फ्रेंड्स थे या जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनसे आप क्या बेहतर कर रहे थे, या आपका माइंडसेट उनसे कैसे डिफरेंट था?
देखिए, दो बार तो इस तरीके से हो गया था कि 2017 का ही जो पेपर था उसका ही फाइनल रिजल्ट आते आते 2020 हो गए थे। हम्म। तो उसके बीच में ही 2018 का भी प्रीलिम्स हो गया था, और 18 का शायद मेंस भी हो गया था जितना मुझे याद आ रहा है, और 19 का भी प्रीलिम्स हो गया था। हम्म। तो इस तरीके से चीज़ें हो गई थी कि मतलब जब तक उसका, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता फाइनल हम्म। सिलेक्शन में, आपका फाइनल हम्म। लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक तो हम्म। आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ते नहीं हो, आप लगातार लगे ही रहते हो उस चीज़ में। तो ऐसा था कि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन तो कर ही रहा था, बस पहली बार ये था कि शायद उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम्म। थोड़ा मेरी रैंक पीछे रह गई। अगली बार मेरे 18 में मतलब प्रॉपर जो ठीक ठाक नॉर्मल प्रिपरेशन होती है वहां तक मैंने कर लिया था, तो हम्म। इसलिए 18 में मेरी अच्छी रैंक आ गई थी। हम्म। तो वही था कि मतलब उसमें मेरी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई थी, तो उस हिसाब से मेरी सही रैंक आ गई शुरुआत में। शायद उतनी जितना चाहिए था, जितना मतलब मुझे एक अंदर से भी इंसान को आता है ना कि मतलब मेरी जो प्रिपरेशन जितनी हो सकती थी, जितना मैं कर सकता था, उतना मैंने पूरा किया है या नहीं किया। हम्म। तो 18 वाले पेपर में मुझे लग रहा था कि मतलब जितना मैं कर सकता था लगभग मैंने उतना पूरा अटेंड कर लिया था। 17 हम्म। वाले में मेरा उतना खास लेवल नहीं था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से मेरी तो रैंक थोड़ा सा पीछे भी रह गई, और फिर हम्म। जो मैंने पोस्टिंग चूज करी वो भी मतलब उसकी लोकेशन भी थोड़ा अलग आ गई, हम्म। इसलिए मुझे दोबारा मतलब 18 वाले में भी वापस से पोस्ट लेनी पड़ी फिर से। हम्म। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि आप स्टैंड आउट कैसे कर रहे थे बाकी अपने कॉम्पिटिटर से, आपने ऐसा क्या अलग किया? यूं। अलग अलग तो अलग तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, बस हाँ कुछ ये है हार्ड कि वर्क या मतलब फिर कुछ माइंडसेट कई आपका चीजें, पॉजिटिव रहा होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा। देखिए दो दो तीन चीजें तो पहले ही, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं या फिर इन जनरल बीएससी वाले भी होते हैं जो भी 11 ट्वेल्थ में मैथ्स लिए रहते हैं, ऑल्दो 11 ट्वेल्थ की मैथ्स नहीं आती है इसमें। 11th की थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आती है, लेकिन उसके अलावा हम्म। 11 ट्वेल्थ की मैथ्स नहीं आती। हम्म। पर जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा बहुत तो एज मिलता ही है, तो मैं हम्म। इंजीनियरिंग किया था तो इससे भी मुझे लगता है कि मैथ्स में मुझे थोड़ा एज मिल गया। हम्म। दूसरा, मेरा इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल था, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी मुझे एज मिल गया। हम्म। और जीके जो मेरी वीक थी वो सिर्फ 50 नंबर की आती थी, तो उसमें भी मतलब मुझे उतनी मेहनत, मतलब जिसमें मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, उस हम्म। सब्जेक्ट का वेटेज ही उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मुझे, तो हम्म। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस मतलब जो चीज़ें मुझे एज दे रही थी हम्म। उसी सब्जेक्ट्स का वेटेज इसमें ज़्यादा था, तो हम्म। वो चीज़ें हेल्प करें। दूसरा मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप मतलब कंप्लीट पढ़ने में जाते हो तो थोड़ा सा आप गलत कर देते हो, अगर आप हर चीज़ों को बराबर टाइम देते हो कि मतलब हर चीज़ हम्म। बराबर बराबर तरीके से पढ़नी है, पूरा कंप्लीट करना है। हम्म। तो कंप्लीट करने की वजह मतलब मेरा ये था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिलाई करता था। हम्म। मतलब मैंने बुक्स तो नहीं ली थी, मतलब जो भी ये मेन बुक्स जो मार्केट में चलती हैं उससे तो मैंने प्रिपरेशन करी नहीं थी। मैं हम्म। यूट्यूब के वीडियोस देखता था, उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इवन जिनको बताया भी हूँ उनको मैं ये बताता था कि मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, तो हम्म। उसी से ही आपका मतलब इनफ बेस बन जाएगा। बिकॉज एसएससी ने तो मतलब एसएससी का पैटर्न ही काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, तो इतने सारे हम्म। क्वेश्चन बैंक अपने को ऑलरेडी मिल जाते हैं कि आप हम्म। उसी को रिपीट करते लगातार लगाते रहोगे, तो उसी हम्म। से मतलब काफ़ी चीज़ें। बिकॉज आप, ऐसा नहीं है कि आपने आज लेट्स जैसे कि कोई अगर 2000 मान लेते हैं अभी 25 चल रहा है, कोई हम्म। 2023 का पेपर लगा लेता है, हम्म। तो उसके बाद मान लेते हैं अगर वो 4 महीने बाद पेपर लगाएगा तो उसमें फिर से दो चार ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उससे पहले भी नहीं बन रहे होंगे, दोबारा भी नहीं बनेंगे, या हम्म। ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन पहले बन गया और दूसरी बार में ना बन रहा हो। तो हम्म। इस तरीके से आप रिपीट करके भी उसको लगाते रहोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ नहीं। दूसरी बात, अगर आप सेम प्रीवियस ईयर पैटर्न पे फोकस करते रहते हो तो मतलब आपकी क्या है, स्पीड उस चीज में काफी बढ़ जाती है, बिकॉज हम्म। आपको क्वेश्चन तो उसी से सिमिलर ही आने वाले हैं। तो हम्म। अगर मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट टाइम में कर रहा है उससे भी वो बन जाएगा, पर मान लेते हैं वो 40 सेकंड में कर लिया, लेकिन हम्म। आप उस चीज को लगातार करते जा रहे हो तो आप उस चीज को 35 सेकंड में कर लोगे। तो ये जो हम्म। 5 सेकंड का आपको बेनिफिट हुआ, इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस में जब बेनिफिट होता है तो ओवरऑल फाइनली आप 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हो। तो हम्म। ये भी एक चीज़ है जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड मतलब बढ़ाने के लिए मैटर करती है, कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा कि, और मतलब और तो मुझे ऐसा कुछ मतलब ध्यान नहीं आ और रहा, मुझे पॉजिटिव लगता है कि मतलब माइंडसेट भी यही एक कुछ कुछ होता है चीज़ें हैं। कि बहुत लोग मतलब नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हमारा नहीं होगा, इसको पॉजिटिव रखना ही बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी बात है। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो एक तरीके से मतलब ये था कि मतलब मैं जब, जैसे हर इंसान अपने जर्नी में डिस्करेज होता ही है कभी हम्म। ना कोई लो पॉइंट वीक पॉइंट सबका आता ही है। हम्म। तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान देना होता है। जैसे मैं
ज्यादा लोग क्या सोचते हैं मतलब इसी साल एग्जाम निकालना, जो कि एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार है। हम्म। लेकिन मैं वो चीज़ सोचता था कि इसी साल एग्जाम निकालना, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोचता था कि चलो इस साल नहीं निकला तो अगले साल निकाल लेंगे। मतलब मैं हम्म। कभी उस चीज़ को वैसा नहीं लेके चाहता था कि मुझे इसी बार निकालना है। वो हम्म। किसी को फोर्स कर सकता है, मतलब किसी को पुश कर सकता है बियॉन्ड द लिमिट कि वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा पढ़ाई करे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मेरे केस में, या फिर मुझे लगता है ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि वो चीज़ आपको मतलब अननेसेसरी बर्डन डाल देती है, कि मतलब जिस दिन आप नहीं पढ़ते हो फिर आपको बहुत ज्यादा वो चीज़ मतलब चुभती है कि प्रेशर। मैंने हम्म। आज पढ़ाई नहीं करी। हाँ। हम्म। तो हम्म। वो मैं लगातार ये सोचता था कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले में कर लेंगे। मतलब हम्म। ऐसा ये नहीं सोचता था कि मुझे अगले में करना है, लेकिन बस अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम्म। कि ठीक है हम्म। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर हम्म। लेंगे, तो उससे थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो जाता है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, हम्म। rather देन रिजल्ट के आउटकम के बारे में हाँ। सोचने के कि मतलब एग्जाम कैसा जाएगा। हम्म। अच्छा, तो एक ये भी एक क्वेश्चन चीज़ और है है जो। कि लोग ज्यादातर इसके बारे में बात करते हैं कि हमें गिव अप नहीं करना है। बट नहीं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वो उतना बार ट्राई कर चुके हैं एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन दिस एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी क्योंकि बहुत डिलेड रिजल्ट्स आते हैं। बहुत लोग क्या है कि 4 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं, उनके 5-6 साल इसी में निकल जाते हैं। तो व्हेन इज दैट पॉइंट कि यू नो कि अब हम इस एग्जाम को शायद क्रैक नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम को आपके हिसाब से, कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका लेवल आपको खुद भी पता होता है कहीं ना कहीं कि आपको एग्जाम क्रैक कर, जैसे आप अगर 100 मार्क्स एग्जाम है, अगर आपके 20 आ रहे हैं तो आप 80 शायद नहीं पहुंच पाओगे विद इन 2-3 ईयर्स। तो अगर आपके चलो 80 आ रहे हैं तो आप ठीक है 100 कर सकते हो। तो ये चीज के बारे में मतलब थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे तो मतलब जैसे जो इंग्लिश सेइंग है थर्ड टाइम्स द चार्म, तो हम्म। हर टाइम के लिए तो हमेशा ही इंसान कहता है कि मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो हम्म। तो थर्ड टाइम में चांस होता है कि मतलब आप हम्म। उस चीज़ में एक्सेल कर जाओगे। तो हम्म। मेरे ख्याल से थर्ड टाइम में ही एक्सेल होने के भी चांस होते हैं, और थर्ड ही मेरे ख्याल से कट ऑफ टाइम भी होना चाहिए, कि अगर आप 3 साल किसी चीज़ में प्रिपरेशन करते हो हम्म। और उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो मेरे ख्याल से फोर्थ ईयर में आपको स्विच कर देना चाहिए। पर हम्म। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे हम लोग जितना, कोई भी इंसान जितना सोचता है कि मैं इस साल मतलब अभी से पढ़ने लग जाऊंगा, अगले साल का पेपर है तो मैं अभी से पढ़ने लग जाऊंगा, ये सोचते हैं। हम हम्म। लोग प्लान भी बनाते हैं, 2-4 दिन पढ़ते भी हैं, फिर बाद में छूट जाता है, फिर पता चला हम्म। महीने भर बाद दोबारा याद आया, फिर से हम्म। पढ़ते हैं, हफ्ते 10 दिन पढ़ते हैं, फिर छूट जाता है। तो हम्म। इस तरीके से फिर जिस साल फिर एग्जाम में तो होना नहीं है इस तरीके से। फिर हम्म। उसको लगता है कि यार इस बार तो मैंने पढ़ाई ही नहीं करी, मैं अगली हम्म। बार तरीके से पढ़ाई करूंगा और फिर उसके हम्म। बाद निकालूंगा। पता हम्म। चला अगले बार भी फिर प्लान बनाए, फिर वो हुआ, और यही सेम चीज रिपीट होती है कि हम्म। 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन पढ़े, फिर उसके हम्म। बाद वापस नहीं पढ़े, फिर महीने भर बाद दोबारा कॉपी किताब उठाए फिर से पढ़े, फिर हम्म। नहीं पढ़े। तो हम्म। इसमें इंसान को क्या लगता है कि मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया है, इस वजह से हम्म। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म। तो हम्म। नो डाउट ये बात सच है, उसने अभी अपना 100% नहीं दिया, हम्म। बट कहीं ना कहीं उसने अपना टाइम तो वेस्ट कर ही दिया ना, उसके दो हम्म। साल तो चले ही गए, भले उसने 100% दिया हो या ना दिया हो। तो हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब आपको उन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि हम्म। अगर आप बिना पढ़े भी अगर आप दे रहे हो तो हम्म। उसको चलो आप जीरो मान लो, फर्स्ट ईयर को आप जीरो मान लो, लेकिन उसके बाद से अगर आप अगले साल भी बिना पढ़े मतलब ऐसे ही ऑन एंड ऑफ पढ़ाई करके दे रहे हो तो उसको हम्म। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब जो मैंने 3 साल बोला है, हम्म। आपको उसको फर्स्ट ईयर जोड़ देना चाहिए, भले ही आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, आपने अपना हंड्रेड हम्म। परसेंट नहीं दिया हो, फिर भी मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर होना चाहिए। बिकॉज हम्म। अगर आप 3 साल अपनी पूरी मतलब पूरी, जब इंसान अपना पूरा ही एनर्जी टाइम झोंक दे रहा देता है। है, पूरा ही हम्म। सब कुछ कर देता है, तो उसके हम्म। बाद तो फिर एक साल ही होना, फिर उसके बाद अगर पहले ही साल नहीं हो रहा है, हम्म। मतलब मान लेते हैं किसी का किस्मत से भी हो सकता है कि 0.25 0.5 या इस तरीके हम्म। से फाइनल सिलेक्शन है, मतलब कई लोग 0.25 या प्रीलिम्स में बोल देते हैं कि 0.25 0.5 से रुक गया, तो उसका तो कोई मतलब उसको तो कुछ कहना ही नहीं है, प्रीलिम्स में अगर आप रुक रहा है तो मेंस में तो डेफिनेटली रुक जाता है, अगर हो भी जाता तब भी। पर हम्म। अगर किसी का फाइनल लिस्ट से, मेरिट लिस्ट से 1-2 नंबर 4 नंबर इस तरीके से रुक रहा है, तो मान सकते हैं कि उसकी किस्मत खराब थी, उसको अगले साल डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। हम्म। पर प्रीलिम्स वगैरह के बारे में तो किसी सोचना नहीं चाहिए कि अगर मेरा 0.5 से रुक गया तो अगले साल करेंगे। हम्म। आप प्रिपरेशन कर लें नो डाउट, लेकिन उसके लिए आपको अपने अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना चाहिए, फिर तो 3 साल में छोड़ देना चाहिए। बट हाँ, ये है किसी का थर्ड ईयर बाई चांस अगर फाइनल मेरिट लिस्ट से 2-4 नंबर से रुक रहा है तो हम्म। डेफिनेटली उसको एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए। वरना हम्म। मेरे ख्याल से 3 साल इनफ टाइम है, अगर आप हम्म। एक एग्जाम को 3 साल देते हो तो हम्म। उसके बाद फिर अगर नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे में शिफ्ट कर लेना चाहिए। जैसे जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं हम्म। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 2-3 साल 4 साल तैयारी करी, नहीं हुआ, फिर वो बैंकिंग में उन्होंने शिफ्ट किया और साल भर के अंदर ही मतलब उनका रिजल्ट आ गया। हम्म। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है कि बाय चांस अगर कोई एसएससी का एस्पिरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो अगर
वो चाहे, क्योंकि ऐसा बैंकिंग का सिलेबस पूरा डिफरेंट है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हम्म। कि मैं एसएससी के साथ साथ बैंकिंग का दे दूँ। हम्म। आपको पूरा माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, एक साल हम्म। पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए हम्म। कि मुझे बैंकिंग का अगले साल देना है। और हम्म। फिर वो अगर बैंकिंग में जाता है तो मेरे ख्याल से उसका जो एसएससी की जो तैयारी है वो डेफिनेटली उसको बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर देगी। बिकॉज सबसे बड़ा जो मतलब डिफरेंस एसएससी और बैंकिंग में वो यही है कि बैंकिंग में रिपीटर्स नहीं होते। अगर हम्म। किसी का आईबीपीएस पीओ में लेट्स जैसे इस साल हो गया और उसको हम्म। मान लेते हैं कोई भी छोटा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लें या यूको बैंक या इस तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक कोई मिल गया, तो वो हम्म। दोबारा पेपर नहीं देता कि मैं पीएनबी के लिए या यूबीआई के लिए कैनरा या बीओबी के लिए मैं दोबारा पेपर दूंगा। वो ऐसा नहीं होता बिकॉज सबकी सैलरी बराबर है। हम्म। बट एसएससी में इवन जो टॉप रैंकर्स भी हैं वो भी दोबारा पेपर देते हैं कि हम्म। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी को मिल गया, उसको नहीं मजा आ रहा, वो दोबारा एमईए के लिए ट्राई करेगा। मान हम्म। लेते हैं किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया लेकिन वो लोकेशन अलग है, तो वो सोचेगा मैं अपने होम टाउन के लिए ट्राई कर लूँ। तो मतलब हम्म। जितने भी जो लोग एग्जाम निकाल चुके हैं, नो हम्म। डाउट उनका लेवल ऑलरेडी, जिसने एग्जाम निकाला है उसका लेवल तो एग्जाम से ऊपर या बराबर हो ही चुका है। तो हम्म। वो उसके लिए काफी इजी है अगले साल एग्जाम क्रैक करना। हम्म। तो हम्म। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ जाता है रिपीटर्स की वजह से। हम्म। तो अगर आप 3 साल तैयारी कर लो एसएससी की और हम्म। अगर इसमें नहीं होता है तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम शिफ्ट करके भी ट्राई कर लेना चाहिए। हम्म। तो उससे हो सकता है कि सिलेक्शन मिल जाए, जैसे आरआरबी का होता है, एनटीपीसी हम्म। वगैरह, या बैंकिंग का होता है, तो हम्म। उसमें आप दे के ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, और मतलब थोड़ा जो भी आप बोलना चाहो अपने हिसाब से कि आपने क्या फॉलो किया जिससे आप यहाँ पे हो, तो आप जो भी बोलना चाहो। सबसे मेन तो यही है कि मैक्सिमम जो भीड़ है वो ये ट्राई करती है कि हम सबसे अच्छे टीचर से पढ़ाई करें या हम्म। सबसे अच्छा कोर्स ले लें। तो सबसे अच्छे के चक्कर में होता क्या है कि आप 3 4 जगह का कोर्स ले लेते हो, 3 4 टीचर से पढ़ते हो। तो मतलब कोई मतलब ऊपर ऊपर से देखेगा तो उसे लगेगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज़्यादा लोग से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम्म। नो डाउट बात सही है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड ही है। अगर हम्म। कोई अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी साल भर का ही टाइम है। साल भर सुनने में दूर लगता है लेकिन आप डेली की प्रिपरेशन के हिसाब से सोचोगे हम्म। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। साल भर की प्रिपरेशन भी कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। तो हम्म। इसलिए एक एक सोर्स को स्टिक कर लो। आप शुरुआत में फर्स्ट मंथ में आप ट्राई कर लो, 2 3 रीजनिंग के टीचर्स पढ़ लो, 2 3 मैथ्स के देख लो, 2 3 इंग्लिश के देख लो, और फिर उसके बाद आप एक एक सब्जेक्ट से ही या दो दो चार चार क्लास से ही आप चूज कर लो और उसके बाद फिर उन पे ही स्टिक करो। हम्म। जैसे कि एक मेरे 10th क्लास में मैथ्स के जो टीचर थे हम्म। उन्होंने काफ़ी बढ़िया चीज़ बोली थी। मतलब उस समय जैसे हम लोग के टाइम पे, मतलब हम लोग के स्कूल में एरिया में आर डी शर्मा, जैसे एनसीईआरटी तो लगती ही थी स्कूल हम्म। में, हम्म। उसके अलावा आर डी शर्मा और एक एस चांद पब्लिकेशन करके हाँ। थी, तो हम्म। ये दोनों काफ़ी फेमस थी उधर। हम्म। तो उसमें मतलब जैसे बच्चे पूछते रहते कि सर आर डी शर्मा लें या एस चांद लें, तो सर बोले कि तुम दुकान में जाओ और वहां जाके जो तुम्हें सबसे बेकार बुक दिखे 10th हम्म। की उसको तुम लेके आओ, उसको तुम पढ़ लो, पूरे कंप्लीट कर लो और तुम देखो तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं या नहीं। हम्म। तो मतलब वो चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। तो उनके कहने का मतलब जो था वो यही था कि हम्म। जिस भी टीचर ने लिखा है, हो सकता है अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कोई बुक अच्छी हो सकती है, कोई उससे थोड़ा कम हो सकती है, बट हम्म। हर टीचर ने इतना डेफिनेटली लिख दिया है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम्म। आप कोई भी एक बुक पकड़ लो या फिर कोई भी एक टीचर पकड़ लो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हम्म। और उसी पे स्टिक कर लो और उतनी ही पढ़ाई करके एक बार सिलेबस आपको खत्म हो जाए तो हम्म। उसके बाद फिर आप अपनी ही प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। फिर उसके बाद आपको दोबारा कि कोई दूसरा टीचर अच्छा लग रहा है, किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया या किसी टॉपर का आपने इंटरव्यू देख लिया, उसने बोला कि मैं इस टीचर से पढ़ाऊँ, तो आप उससे हम्म। पढ़ने लग गए। दूसरे ने बोल दिया मैं इससे पढ़ाऊँ, तो आप उससे पढ़ने लग गए। हम्म। तो उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। मतलब हम्म। अल्टीमेटली टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, 10 से 20% टीचर की मेहनत है, अस्सी हम्म। से 90% उस मतलब खुद एस्पिरेंट की ही मेहनत है। तो हम्म। मतलब आप अपनी ही मेहनत से आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे आप वर्क करोगे, जितना मतलब कम ज्यादा वीडियो देखने के कि मतलब हम बैठे हुए हैं, हम दूसरे का वीडियो देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया हो रहा है, हम्म। उससे इतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। आपको खुद हम्म। ही कॉपी पेन लेके खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। वीडियो भी आप देख रहे हो, आप पॉज कर दो, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से सॉल्व करो, उसके बाद हम्म। सॉल्यूशन देखो तो ही उसका फायदा है, वरना तो मतलब हम्म। फायदा नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि आप एक सोर्स पे स्टिक करो और अपनी मेहनत का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो। और हम्म। बहुत ज्यादा की भी जरूरत नहीं है कि आपको 15 20 घंटे पढ़ने हैं या हम्म। मतलब 10 12 भी पढ़ने हैं। मतलब वैसे हम्म। तो
कितना टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई साल भर का टारगेट लेके चल रहा है कि ये जैसे अभी हम्म 2025 आया है, तो किसी को 2026 का सीरियल अगर निकालना है, तो हम्म मेरे ख्याल से मतलब 6 घंटे डेली के इनफ होते हैं। डेली के छः हम्म घंटे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दो हम्म चार 10 दिन 12 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से गैप आ ही जाता है, मतलब हम्म मैक्सिमम लोगों की जर्नी में। और जो हम्म कंटिन्यू कर जाता है वो फिर सिलेक्शन उसका मतलब ऑलमोस्ट, मतलब है। किस्मत बहुत ही बेकार ना हो हम्म तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो इसलिए 6 घंटे की पढ़ाई इनफ होती है एग्जाम निकालने के लिए। तो अगर आप 6 घंटे के प्लान में कोई स्टिक करे तो हम्म वो डेफिनेटली मतलब एग्जाम निकाल लेगा। हम्म। अच्छा, एक हमारा रैपिड फायर राउंड भी होता है, तो ये क्वेश्चंस हैं। योर रैंक इन एसएससी सी। 18 में तो 407 थी, और 17 का मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1100 कुछ थी या 1200 कुछ थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं फुल सिलेबस और सेलेक्टिव स्टडी। है। सेलेक्टिव स्टडी। अर्ली बर्ड और नाइट आउल। नाइट आउट। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली। हाँ, ये तो फिक्स नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जॉब वगैरह थी, लेकिन मोटा मोटा मान सकते हैं कि 5 घंटे के अराउंड थी। वन यूट्यूब चैनल यू फॉलोड रिलीजियसली। रिलीजियसली तो नहीं, लेकिन अभी जिस पे जो सीरियल पाठशाला एक चैनल है जिसमें गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, तो उसी में जब मैं मतलब प्रिपरेशन करता था उस समय एक आशीष सर करके पढ़ाते थे मैथ्स। तो हम्म उनसे मैंने पढ़ा है। उनका शायद चैनल बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, मुझे नाम तो नहीं पता क्योंकि तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था। हम्म बट वो ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है जितने जैसे अभिनय सर हैं या राकेश यादव सर हैं या और भी हम्म रेमो सर हो गए, गगन प्रताप हम्म। सर हो गए। वैसे वो फेमस नहीं है, लेकिन आशीष सर मतलब उनसे मैंने पढ़ा था उस समय, जो मैंने वही चैनल फॉलो किया था बेसिकली, उन्हीं ओके, उन्हीं से सीजीएल पढ़ाई किया था, तो पाठशाला। मैंने एडवांस मैथ्स भी पढ़ा। जी। हम्म। मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स। लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। जी के। वन मिथ अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स। काफ़ी रिलैक्स जॉब होती है। मतलब बिगेस्ट पर्क ऑफ बीइंग एन एएसओ इन इलेक्शन कमीशन। लाइफ टाइम सेम सिटी पोस्टिंग। ओके, टीयर वन और टीयर टू विच वाज टफर। मेरे लिए तो टीयर वन टफ था, बिकॉज जीके उसमें आती थी। टीयर टू में मैथ्स और इंग्लिश आती थी, दोनों मेरे ठीक ठाक सब्जेक्ट थे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं उसमें। ओके। ओके, तो हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। थैंक्स अर्निन जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने मतलब एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया और चीज़ें बताई सीजीएल के बारे में, ऑनेस्ट रिव्यूज दिए। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच। एंड आप ओके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बाकी लोग, और आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं फॉर द चैनल। नहीं, बल्कि वही है कि आप मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अभी आपने चैनल की शुरुआत ही करी है, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही मतलब लगातार कंटिन्यू करते रहो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। वेलकम। बाय।